Assalamu alaikum. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk. And now we are going to start our next chapter, that is electromagnetism. अब इस चैप्टर में हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हुए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स से है। हमने अपने लास्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूवमेंट ऑफ चार्जेस को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि जब चार्ज मूव होता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। अब हमने ये पढ़ना है कि जब एक वायर में या किसी भी चीज में से चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी कि जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके अक्रॉस क्या चीज जनरेट होती है। तो मैं आपको बताता चलूं, कोई भी वायर या किसी भी चीज में से जब करंट फ्लो होता है तो वो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। अब इसमें है क्या कि आप देखें कि अगर आपके पास एक बैटरी हो और आप उसको कनेक्ट करें किसी भी लोड के साथ, उसके अंदर से चार्जेस फ्लो करते हैं। और हमने अपने लास्ट चैप्टर में कन्वेंशनल करंट को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब अगर उसको हमने देखना हो तो हम एक कार्डबोर्ड लें और उस कार्डबोर्ड को उस वायर के अंदर से गुजरवा दें। जब हम उस वायर को उस कार्डबोर्ड से गुजारेंगे तो उस वायर के अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं कि अगर हम उस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ नीडल्स, जो कंपास नीडल होती है, वो रख दें, जो ही उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो वो कंपास नीडल अलाइन हो जाएंगे, वो किसी एक डायरेक्शन में हो जाएंगी, जो कि एक मूवमेंट ऑफ करंट को शो कर रहा होगा और उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी उसको भी बता रहा होगा। अब हमने देखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बेसिकली फाइंड करते कैसे हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एक, जो आपको याद रखना है, वो है राइट हैंड रूल। एंड राइट हैंड रूल इज डिफाइंड एज grasp a wire with your right hand such that your thumb is pointed in the direction of current, then curling fingers of your hand will point the in direction of magnetic field. अब इसमें हो क्या रहा है, आप देख भी सकते हैं कि कैसे जो ही अगर हम अपने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में शो करें तो कर्लिंग फिंगर होती है राइट हैंड की, वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही होती है। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट हमें कैसे पता होता है, क्योंकि हमें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नजर आ रहा होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, जिसकी वजह से हमें पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा होता है। अब अगर मैं सोलिनॉइड की बात करूं तो सोलिनॉइड इस तरह की, अगर एक कॉइल हो ना, एक वायर हो, उसको हम बहुत सारा कॉइल बना ले तो हमारे पास सोलिनॉइड कहलाता है। और सोलिनॉइड में जब हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और वो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही होती है। और इसके अंदर भी यही है कि जो हमारे पास अगर हम ना अपनी ना कर्लिंग फिंगर्स को ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें ना, तो हमारा जो थंब होता है ना वो ना नॉर्थ पोल को शो कर रहा था, यानी कि वाकई ही सोलिनॉइड एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा होता है। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें फिर क्या होता यह है कि हमारे पास उसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होती है और उस फोर्स की डायरेक्शन जो होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्शन ऑफ करंट के। अब वो फोर्स ना किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है, वो फोर्स इंक्रीज होती है कि अगर हम उस वायर के अंदर करंट को इंक्रीज कर दें या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से मुराद मेरी ये है कि जो हमारे पास मैग्नेट्स से फील्ड जनरेट हो रही है उसको हम इंक्रीज कर दें। और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेट इज इंक्रीज। अगर हम लेंथ को भी बढ़ा देंगे तब भी हमारे पास जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो मैं कह रहा हूं वो जनरेट होती है, वो भी हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। और इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। इसमें हम करते हैं क्या है, जो हमारे पास ना अपने लेफ्ट हैंड को हम प्लेस करते हैं इन सच अ वे कि जो हमारी फोर फिंगर होती है ना, फोर फिंगर जो हमारी है वो ना हमारे पास ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही होती है। मिडिल फिंगर जो है वो हमारे पास करंट को शो कर रही होती है। जो इरेक्टेड थंब होता है ना वो हमारे पास फोर्स को शो करेगा। और इनमें हमने इस तरह करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है ना उसको ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है। और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि स्ट्रेच द थंब, forefinger and the middle finger of the left hand mutually perpendicular to each other. If the forefinger points in the direction of magnetic field, the middle finger in the direction of current, then the thumb would indicate the direction of force acting on the conductor. ठीक है, तो आपने इस तरह वो फोर्स निकालनी है जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी कहते हैं। और अगर हम इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें, और मैग्नेटिक फील्ड से मुराद मेरी परमानेंट मैग्नेट है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और वो टर्निंग इफेक्ट से मुराद मेरी इस तरह है कि आप अगर देखें कि अगर आप एक कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट करें और उसको प्लेस कर दें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि परमानेंट मैग्नेट के, तो आपको ये बात पता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होंगी और करंट हमारा फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे उस कॉइल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स जो है ना आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पी क्यू वाला पॉइंट है उस पे अपवर्ड लग रही है और हमारे पास आर एस वाले पॉइंट पे डाउनवर्ड लग रही है, जिसकी वजह से उस कॉइल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और वो जो टर्निंग इफेक्ट है ना वो हमें शो कर रहा होगा कि इसके दरमियान से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है।
और बेसिकली यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है डीसी मोटर का भी। डीसी मोटर में भी यही हो रहा होता है कि हम कॉइल के साथ कुछ ब्रशेस लगा देते हैं, और ब्रशेस मेरे पास कार्बन ब्रशेस की बात कर रहा हूँ, और मैग्नेट के अंदर हमें कॉइल को प्लेस कर देते हैं, और जो ही हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं बाय यूजिंग बैटरी, तो वो हमारे पास कॉइल रोटेट होती है और उसको हम अपने मैकेनिकल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसको हम ऑलरेडी भी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक चीज में करंट को जनरेट कराएंगे वो दूसरे में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मुराद मेरी ये है कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के नजदीक लगाएंगे तो वो कॉइल जो होगा वो भी एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू हो जाएगा। इससे मुराद मेरी इस तरह है, इसकी डेफिनेशन बताता हूं ताकि आपको चीज समझ आए। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट इन सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, मैंने आपको बताया कि ये उसको नजदीक लेके जाने से मैग्नेट को या दूर लेके जाने से चेंज हो रही होती है। ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कि जो आप मैग्नेटिक फील्ड से मुराद मेरी वो है ना मैग्नेट, अगर आप जितना नजदीक या दूर आप मैग्नेट को लेके जा रहे हैं ना, उसकी वजह से ना ईएमएफ जनरेट हो रही है। या दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, अगर कॉइल के टर्न्स ज्यादा होंगे तब भी हमारे पास ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बढ़ जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे ही है कि जब भी आप किसी कॉइल के नजदीक नॉर्थ पोल को लेके जाएंगे तो उसका वो जो एंड है ना जिसके नजदीक आप लेके जा रहे होंगे, तो वो वाला एंड ना कॉइल का नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। सिमिलरली अगर आप उसको दूर लेके जा रहे होंगे ना नॉर्थ पोल को, तो वो हमारे पास जो एंड है ना कॉइल का वो हमारे पास साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। और आफ्टर डीसी मोटर हमारे पास जो टॉपिक है आपकी बुक में वो है एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर से मुराद मेरी ऐसा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही हो रहा होता है। इसमें होता क्या है कि जब भी हम किसी कॉइल को प्लेस करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि मैग्नेट्स के दरमियान, तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो एक स्पार्क या इग्नाइट शुरू में हमने ना उसको मूव करवाना होता है, तो आफ्टर जब हम उसको एक मूव करवाते हैं तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, और फोर्स की डायरेक्शन कुछ भी होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उसके साथ कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग्स वगैरह हैं अटैच। आप इसकी कंस्ट्रक्शन अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब भी ना हमारे पास जो कॉइल होता है वो वर्टिकल पोजीशन पे होता है ना मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस टाइम हमारे पास उसके अंदर जीरो यानी कि मिनिमम ईएमएफ जनरेट हो रही होती है, और जो ही वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है तो उसके अंदर मैक्सिमम ईएमएफ होती है। और वो हमारे पास ना अगर जो एक वेव है ना वो सिनुसाइडल वेव बन रही होती है, जो कि हमारे पास 0 से लेकर 1 तक जा रही होती है, जो कि हमारे पास क्वार्टर्स में डिवाइड होती है। तो उसका जो 1/4 क्वार्टर है ना उधर हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास जो कॉइल है ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ हॉरिजॉन्टली प्लेस हुआ होता है, और जो ही वो दोबारा वर्टिकल होता है तो फिर मिनिमम ईएमएफ होती है, और फिर वो ये बैक एंड फोर्थ रिपीट होता रहता है प्रोसेस। अब है हमारे पास टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कॉइल के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाएं तो दूसरे कॉइल के अंदर म्यूचुअली यानी कि उसके साथ ही फील्ड जनरेट हो जाएगी, एंड इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और यही वो प्रिंसिपल है जिसकी बेस पे हमारे पास ट्रांसफार्मर्स जनरेट हुए। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एसी वोल्टेजेस को यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन का ही है कि हमारे पास ना अगर हम एक कॉइल के अंदर ना एक कॉइल से मुराद मेरी पर एक साइड की वाइंडिंग है। अब ट्रांसफार्मर की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है वो ये होता है कि इसके अंदर जस्ट 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक को हम प्राइमरी और एक को सेकेंडरी वाइंडिंग्स बोलते हैं। कि अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसको इनपुट बोलते हैं कि अगर वहां पे हम ना कुछ वोल्टेज जनरेट करेंगे ना तो ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन उसके सेकेंडरी कॉइल में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट होंगे। अब इसको ना हम ना आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनको जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ना बेसिकली ट्रांसफार्मर की वर्किंग भी समझ आ जाएगी। मैंने आपको जैसा बताया ना कि प्राइमरी वाइंडिंग जो यानी कि प्राइमरी कॉइल होता है उस साइड पे ना हम लोग इनपुट दे रहे होते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं कॉइल के उसको कम रखें और सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको ज्यादा रखें, तो हमारे पास जो आउटपुट पे वोल्टेज है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कि अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको ज्यादा कर दें और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको कम कर दें, तो हमारे पास वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा और हमारे वोल्टेज जो है हमें आउटपुट पे कम हुए नजर आएंगे। अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ना हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है कि Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। Vs से मुराद है मेरे जो वोल्टेजेस सेकेंडरी पे जनरेट हो रहे हैं और Vp से मुराद है मेरे प्राइमरी वोल्टेज। Ns से मुराद है मेरे नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी पॉइंट और जो Np है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी को है। इसमें होता क्या कि पावर हमारे पास, क्योंकि आपको ये बात पता ना कि पावर
कंजर्वेशन लॉ को ओबे कर रही होती है कि जो हमारे इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के इक्वल होती है। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल वोल्टेजेस इनपुट साइड पे बढ़ा दें तो आउटपुट साइड पे वोल्टेज कम होंगे, मगर ड्यू टू पावर कंजर्वेशन हमारे पास उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमारा जो है करंट को बढ़ जाएगा, और इसके लिए हम Vp Ip इज इक्वल टू VS IS यूज कर रहे होते हैं। आपको पता है क्योंकि हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू VI। तो इसी चीज के साथ जो हमारा ये चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर्स और इसके जितने भी हमने इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। Until then, this is Irsa from tutorial.pk.